नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। तो पिछले क्लास में हमने एंग्लो बंगाल कॉन्फ्लिक्ट और एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट हमने कंप्लीट किया था। तो आफ्टर बंगाल एंड मराठा जो इंपॉर्टेंट स्टेट में आता है, नेटिव स्टेट जो जिसको डिफीट किया था ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज करने के लिए, दैट वाज मैसूर। एंड मैसूर वाज वेरी वाइटल विथ रिगार्ड टू द साउथ इंडिया, क्योंकि देखिए इंडिया में उन्होंने जो ब्रिटिश का जो ट्रेड सेंटर जो बेस उन्होंने शुरू में बनाया था, सबसे पहले बनाया था उन्होंने सूरत में। सूरत से उन्होंने बॉम्बे में ट्रांसफर किया, तो बॉम्बे बिकेम देयर वन ऑफ देयर प्रेसिडेंसी, वन ऑफ द ट्रेड सेंटर। फिर उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर बनाया था मसूलीपट्टनम में। फिर वहां से मैड्रास ट्रांसफर किए थे, तो मैड्रास में उनका एक और ट्रेड सेंटर बना। और तीसरा बनाए थे हुगली में, हुगली से कैलकाटा ट्रांसफर किए थे, तो कैलकाटा में एक और प्रेसिडेंसी बना। तो ये तीन मेन प्रेसिडेंसी था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास। अब कैलकाटा प्रेसिडेंसी वाज सिक्योर्ड आफ्टर द एंग्लो बंगाल वॉर, और इसीलिए देखिए इसके बाद उनके दो मेन ट्रेड सेंटर बसता है, एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दूसरा है मैड्रास प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑल्सो गॉट सिक्योर्ड आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर, और इसके बाद अब मैड्रास प्रेसिडेंसी को सिक्योर करना था, तो उसी के अगल बगल में मैसूर था। मैसूर वॉज वेरी बिकेम स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश। तो अगर हम मैसूर के एक बैकग्राउंड देखें, तो देखिए अगर हम डेक्कन इंडिया को देखें, दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। एक रफ डायग्राम है। तो आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक हैड कैप्चर्ड दिस एंटायर एरिया, लेकिन उन्हीं के टाइम पीरियड से एक रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और दो किंगडम निकल के आता है इसी जगह से। एक होता है बहमनी किंगडम जो कि 1347 में निकल के आता है, और दूसरा होता है विजयनगर एम्पायर, कुछ इस एरिया में विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो वो निकल के आता है 1336 में। तो विजयनगर एम्पायर जो होता है 1336 से लेकर के 1672 तक वो कंटिन्यू करता है, 1672 तक कंटिन्यू करता है। और बहमनी किंगडम जो होता है वो 5 स्टेट में डिवाइड हो जाता है, जैसे बेरार, बीदार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ऐसे 5 स्टेट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो विजयनगर एम्पायर होता है आफ्टर 1672 क्या होता है, यहाँ से मेनली 1672 में ये मुगल स्टेट, मुगल एम्पायर का पार्ट बन जाता है। और फिर औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, तो मुगल की डिक्लाइन होने लगता है, और जैसे रीजनल पावर्स की राइज होने लगती है, तो इसी रीजन में जो जहां पे विजयनगर एम्पायर था, उसी रीजन से मेनली 3 स्टेट निकल के आता है। एक है हैदराबाद, जहां पे निजाम ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। दूसरा होता है कर्नाटिक, और तीसरा होता है मैसूर। अब मैसूर में एक हिंदू डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ वेडियर डायनेस्टी। तो वेडियर डायनेस्टी के एक रूलर थे कृष्ण राजा। उनके रूलिंग पीरियड में हैदर अली वाज अ कॉमन सोल्जर। नाउ हैदर अली वाज अ इलिटरेट पर्सन, बट ही वाज मिलिटरीली वेरी स्ट्रेटेजिक, highly capable military general, and he was also a very efficient diplomat as well. तो उनकी राइज बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी इन द आर्मी, उनकी रैंक पे राइज होने लगता है। फाइनली वेडियर डायनेस्टी को रिमूव करके हैदर अली ने मैसूर पे अपना रूल एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। तो हैदर अली वाज अ वेरी एफिशिएंट रूलर, एंड एज लॉन्ग एज हैदर अली वाज अलाइव, द ब्रिटिश कुड नॉट डू एनी हार्म टू मैसूर। लेकिन हैदर अली के बाद जब उनका बेटा टीपू सुल्तान आता है, तो मैसूर की डिफीट होने लगता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट टीपू वाज अ वेरी लिटरेट पर्सन, बट ही वाज नॉट as half as capable like his father with regard to military strategy or in diplomacy. तो इसके वजह से इसीलिए बहुत बार ये कहा जाता है कि what Hyder had achieved Tipu had lost, ठीक है ना, ये चीज कहा जाता है। So this is the background, a small brief background of the state of Mysore. अब देखिए अगर हम ब्रिटिश इंटरेस्ट की बात करें, देखिए ब्रिटिश ने विदाउट एनी इंटरेस्ट तो कभी भी कहीं पे भी कुछ नहीं किया था, है ना। तो मैसूर पे वो लोग जो अटैक किया था, उसके पीछे जरूर कोई रीजन रहा होगा, जरूर कोई उनका इंटरेस्ट रहा होगा, तभी जाकर के वो लोग अटैक किया होगा। तो मैसूर का लोकेशन अगर हम देखें, तो कुछ इस जगह पे मैसूर का लोकेशन था, ठीक है ना, कुछ इस जगह पे। तो देखिए सबसे पहले द ब्रिटिश इंटरेस्ट वॉज कंट्रोल ओवर द मालाबार कोस्ट। सो नॉट ओनली द मालाबार कोस्ट, देखिए ये एक ऐसी जगह था, यहाँ से वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों जगह पे उनको कंट्रोल रखना उनके लिए पॉसिबल था। दूसरी चीज ये थी, ये एक ऐसा लोकेशन था जहां से बॉम्बे मतलब मराठा के ऊपर, और मैड्रास जहां पे
हैदराबाद और इन सारे जो एरिया है हैदराबाद के ऊपर वो कंट्रोल या वॉच रख सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी हैदराबाद एंड मराठा वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेट, खास करके मराठा दे वर वेरी स्ट्रांग, और मराठा के ऊपर नजर रखना ब्रिटिश के लिए बहुत जरूरी भी था। दूसरी तरफ देखिए, ब्रिटिश का साउथ ईस्ट एशिया में भी कंट्रोल था, साउथ ईस्ट एशिया में भी उनका कॉलोनी था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया वाज द स्पाइस आइलैंड, राइट, और वहां पे भी उनको कॉन्ट्रैक्ट रखना जरूरी था। तो ईस्ट कोस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गेन कंट्रोल ओवर साउथ ईस्ट एशिया और टू मेक कम्युनिकेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। दूसरी तरफ यहाँ पे बंगाल का भी पोर्ट था, वहां से भी साउथ ईस्ट एशिया आया जा सकता है, आया जा सकता था। अभी भी अंडमान निकोबार आइलैंड उनके कंट्रोल में नहीं आया था। दूसरी तरफ इधर जो अफ्रीका है, अफ्रीका में से भी कंट्रोल मतलब कि कम्युनिकेशन रखने के लिए, इजी रखने के लिए वेस्ट कोस्ट की उनकी जरूरत था। खास करके वेस्ट कोस्ट से अगर यूरोप में, जब यूरोप में सामान ट्रांसपोर्ट, शिप ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है, तो वेस्ट कोस्ट वाज वेरी मच नेसेसरी। तो ये सारा रीजन था जिसके वजह से मैसूर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड ऑफ कोर्स they wanted to consolidate their power in south, क्योंकि देखिए उनका तो मेन दो लोकेशन था, ईस्ट कंसोलिडेट हो गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, राइट, और साउथ में कंसोलिडेट करना था। देखिए अभी भी एंग्लो मराठा वॉर हुआ नहीं है, मतलब कि फर्स्ट वॉर हो गया है, लेकिन एंग्लो मराठा अभी भी काफी पावरफुल है। तो साउथ इंडिया में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मैसूर की जरूरत उनको था, and then of course territorial gain was another important point in their interest, right? So these were the things basically was there in their mind. Now if we look at the Anglo-Mysore war, तो मेनली 4 वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर दैट टुक प्लेस इन 1767 टू 69। इस टाइम पे देखिए द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड लॉन्च्ड एन अटैक ऑन हैदर अली, क्योंकि उनका जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सारे इंटरेस्ट थी, because of this interest they attacked Hyder Ali, but Hyder Ali was a very efficient ruler, or Hyder Ali Mysore inflicted defeat on the British, so the British was forced to declare ceasefire, and they were forced to agree to an agreement where they remained obliged to send help to Mysore with military assistance at the time of requirement, ठीक है ना। ये they were forced to sign this treaty after the first Anglo-Mysore war। अब देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे 1784 में एक और चीज चल रहा था। वो चल रहा था क्या कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1775 टू 1782, राइट। तो देखिए साउथ में जो ये 3 मेन स्टेट था, दैट इज मराठा, मैसूर एंड हैदराबाद, इन तीनों के बीच में आपस में भी इंटर राइवलरी थी। तो जब एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, इस टाइम पे हैदर अली को लगा कि मराठास आर इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर, तो दिस इज एन ऑपर्चुन मोमेंट एंड ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश। लेकिन देखिए ब्रिटिश भी उस टाइम पे मराठा के साथ एक लड़ाई में बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, एंड the British East India Company refused to send the help or refused to fulfill the treaty they had signed themselves, right? And as a result, Hyder Ali launched an attack on the company, and as a result, the Anglo-Mysore War took place. अब देखिए 1782, the year 1782 is very important year with respect to the British, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज हुआ था। एक हुआ था the Anglo-Maratha War came to an end। 1782 में एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड। दूसरी तरफ जो और एक इवेंट है, द डेथ ऑफ हैदर अली, क्योंकि देखिए जब तक हैदर अली थे तब तक मैसूर बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन हैदर अली के डेथ हो गया 1782 में, और उसके बाद सारा पावर आ गया टीपू सुल्तान के हाथों में। तो वॉर और भी 2 साल तक कंटिन्यू रहा और दोनों साइड में काफी लॉसेस हुई थी। तो एक ट्रीटी साइन हुआ, सीजफायर डिक्लेयर हुआ, जहां पे दोनों पार्टीज ये अग्री किए कि अब हम नहीं लड़ेंगे, एंड बोथ द पार्टीज अग्री टू रिटर्न ईच अदर्स कैप्चर टेरिटरी। तो दिस वाज जस्ट अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द वॉर, मतलब कि ये वॉर खत्म नहीं था, दिस वाज जस्ट अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द वॉर। अब देखिए 1791 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिस टाइम पे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी formed an alliance with Maratha and Hyderabad, मतलब मराठा और हैदराबाद को यह बताया गया था कि उनको एक टेरिटोरियल गेन होगा, और इसी बेसिस पे उन्होंने ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाया टू फाइट अगेंस्ट टीपू, और टीपू वाज इन नो पोजीशन टू इन्फ्लिक्ट डिफीट ऑन द जॉइंट फोर्सेस ऑफ कंपनी मराठा एंड हैदराबाद, सो ही हैड टू सफर अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, एंड एज ए रिजल्ट
he had to sign a treaty which in the history is known as the Treaty of Seringapattanaम. Now this was a very humiliating treaty for Tipu. सबसे पहले टीपू को जिम्मेदार ठहराया गया for the aggression, although the aggression did not take place from the side of Mysore. तो उनको, क्योंकि वो हारे हुए थे तो उनको जिम्मेदार ठहराया गया, तो उनको उनके ऊपर वॉर कंपेंसेशन डिक्लेयर किया गया. दिस वाज a huge amount of money. So when Tipu was unable to pay the entire amount at one time, तो जितना पैसा बाकी था एज ए सिक्योरिटी, उनके 3 बेटे में से 2 बेटा को, 2 of his sons was taken into custody by the British, और टीपू इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया. So this was a very humiliating defeat, humiliating treaty for Tipu, and as a result उनके जो रेपुटेशन था, उनका जो पावर था, that was totally diminished. दूसरी तरफ हैदराबाद और मराठा का जो फायदा हुआ था, दे हैड गॉट सम टेरिटोरियल गेन, बट दैट टेरिटोरियल गेन वाज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर देम, क्योंकि ब्रिटिश को भी पता था कि ये अगर अभी इस टाइम पे टेरिटोरियल गेन कर भी रहा है, तो आगे चल के जब वो लोग वीक पड़ जाएगा तब जाकर के वो टेरिटरी हमारा हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, 3 में से एक इंडियन स्टेट कंट्रोल हो रहा है, मतलब सब्जुगेट हो रहा है, तो ये ब्रिटिश के लिए बहुत ही फायदा था. लेकिन मराठा और हैदराबाद के लिए जो फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था टेरिटोरियल गेन, दैट वाज वेरी मच शॉर्ट टर्म, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल मच ऑफ सिग्निफिकेंस. अब देखिए क्या हुआ था, जो 4th एंग्लो मैसूर हुआ था, that took place in the year 1799 and this was the last battle. तो देखिए हुआ ये था कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, माफ कीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली केम एज द गवर्नर जनरल, और उनका ऑफिशियल ये था सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी. सो ही आस्क्ड टीपू टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, or when Tipu refused to sign the treaty, the 4th Anglo-Mysore War took place. लेकिन इसके पहले बता दूं, टीपू had started to keep relation with the French. हुआ ये था कि देखिए, फ्रांस में 1789-90 में एक रेवोल्यूशन हुआ था which is known as the French Revolution, जिसके बाद फ्रेंच मोनार्की खत्म हो गया था, और फ्रांस में किस टाइप के सरकार बनेगा, रिपब्लिक बनेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, इस बेसिस पे बहुत सारे पार्टीज डिवाइड हो रहे थे, पार्टीज आ रहे थे. उनमें से नॉट पार्टीज, एक क्लब था जेकोबियन क्लब. नाउ दिस जेकोबियन क्लब वाज वेरी रेडिकल इन नेचर एंड दे वांटेड रिपब्लिक इन फ्रांस. नाउ टीपू बिकेम सपोर्टर ऑफ द जेकोबियन क्लब. ठीक है ना. नाउ ये सुन के बड़ा आयरनिकल लगता है, क्योंकि देखिए जेकोबियन क्लब जिन्होंने रिपब्लिक की बात किया था, उनके सपोर्टर बने टीपू, हु हिमसेल्फ वाज ए मोनार्कियल, राइट. तो देयर वाज नो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन, इट वाज जस्ट, यू कैन कॉल इट अ पॉलिटिकल कन्वीनियंस की वजह से ये सपोर्टर बने थे. और उन्हीं को थोड़ा सा मतलब कि कंपेयर करते हुए, फॉलो करते हुए, जेकोबियन क्लब जैसे ट्री ऑफ लिबर्टी एस्टेब्लिश किया था फ्रांस में, पेरिस में, उसी तरीके से टीपू सुल्तान ने भी अपनी मैसूर पैलेस में एज ए सिंबॉलिक ट्री ऑफ लिबर्टी एस्टेब्लिश किया था. ठीक है ना. तो 1795 के बाद से फ्रांस में क्या होता है कि द नेशनल डायरेक्टरी स्टार्ट होता है, और 1798 के बाद से फ्रांस में क्या होता है कि नेपोलियन की राइज होता है. नेपोलियन की राइज पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन 1798 से नेपोलियन की बहुत ज्यादा राइज होने लगता है. तो 1799 में नेपोलियन हैड ऑलमोस्ट इमर्ज्ड एज ए एम्पेरर ऑफ फ्रांस, है ना. तो नेपोलियन के साथ भी टीपू सुल्तान ने अच्छा रिलेशन बनाया. नाउ व्हेन टीपू वाज आस्क्ड इन 1798 टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम नेपोलियन, और नेपोलियन ने अपने 2 जहाज भेज भी दिया था टीपू के हेल्प के लिए. लेकिन द ब्रिटिश नेवी वाज वेरी पावरफुल, और अफ्रीका में भी ब्रिटेन का बहुत सारे कॉलोनीज था. तो वो 2 शिप जब इंटरसेप्टेड हो गया अफ्रीका में, और वो जब पकड़े गए, तो टीपू का जो लास्ट होप था, दैट लास्ट होप वाज आल्सो लॉस्ट. एंड द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश को ये पता चला कि टीपू दूसरी तरफ एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन टीपू एंड द 4th Anglo-Mysore War took place. Tipu fought very valiantly, very bravely, but in the battlefield he was killed in 1799. तो इसके बाद क्या हुआ कि ये अगर मैसूर स्टेट है, तो मैसूर स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. One part was annexed by the British and was brought under direct administration of the British India. This was made a part of British India.
right? Whereas the other part, in the other part, the previous Wadia dynasty was brought back. वेडिया डायनेस्टी के एक माइनर रूलर को लाया गया, ठीक है ना, और उनको फोर्स किया गया वो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन करे. सो द अदर पार्ट वाज केप्ट अंडर इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो अब मैं आप लोगों के लिए ये एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, आप लोग इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करो कि व्हाई डिड द ब्रिटिश मेक सच अरेंजमेंट. आई मीन ही कुड हैव एनेक्स्ड द एंटायर लैंड ऑफ मैसूर, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया. एक पार्ट को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया और दूसरे पार्ट को इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया अंडर सब्सिडियरी अलायंस, राइट. तो इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करो. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.